नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं मुंबई से भाऊ तोरसेकर जी के साथ और उनके साथ ही चर्चा को और विषय को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाऊ, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में? अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर होकर के निपटा, अब ऑपरेशन तालिबान चल रहा है। ठीक, ये देखो, एक बात है, मैंने आपको मेरा एक पुराना 4 साल पुराना वीडियो भी भेजा है। 2021 में मैंने वीडियो बनाया था, तो मेरे सामने आइडिया क्लियर थी नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ खटक रहा था, जो कुछ हो रहा था अफगानिस्तान में। मराठी में भी बनाया था, हिंदी में बनाया था, कि ये एक अजीब बात थी कि 15 अगस्त 2021 को ये सब निकल गए थे। अमेरिकन लास्ट जो था हवाई जहाज उड़ा अमेरिका का, अब उनके सैनिक को लेकर, वो 15 अगस्त 2021 की बात है। और मैं खबरें वगैरह देखता रहता था, तो मुझे अजीब लगा कि ये सब मशीनरी क्यों छोड़ गए। टैंक उठा कर नहीं ले गए, बख्तरबंद गाड़ियां होती है वो नहीं लेके गए, हथियार नहीं लेकर गए, ये क्या है? तो मैं सोचता रहा। 4 हफ्ते बाद, यानी 13 सितंबर 2021 को मैंने मराठी में वीडियो बनाया था, क्योंकि उस वक्त एक खबर और आई थी। 10-11 सितंबर की बात होगी। दुनिया भर के बड़े बड़े देश जो है, अमेरिका है, फ्रांस है, फिर ब्रिटेन है, यूके, रशिया है, इजराइल है, इनके खुफिया एजेंसी के जो चीफ, वहां के सुरक्षा सलाहकार, वो दिल्ली पहुंचे थे और जोर शोर से इनकी मीटिंगें अजीत डोवाल के साथ चल रही थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि बात सब गड़बड़ हो रही है, क्योंकि तालिबान का पूरा कब्जा नहीं हुआ था। तालिबान समेट रहा था सब। अमेरिकन तो गए, अब हमको देश चलाना है। तो ऐसे वक्त क्या हो रहा है? और दूसरी बात जो 4 हफ्तों से दिमाग में चल रही थी कि हथियार, गाड़ियां, ये सब औजार क्यों छोड़ गए। तो वो मैंने उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि ये कुछ गड़बड़ है, इसमें भारत का, अजीत डोवाल का हाथ जरूर होगा। उसके बाद मैंने फिर 27 सितंबर को हिंदी में वीडियो बनाया था। वो मैंने आपको उसकी लिंक भेजी है। जी जी, तो वो मिला है वो। देखने से आपको पता चलता है कि ये, मुझे लगा था कि भारत कुछ अफगानिस्तान में करना चाहता है, और अकेला भारत नहीं, बल्कि भारत ही कुछ कर सकता है। अजीत डोभाल जैसा डिफेंस एक्सपर्ट कुछ कर सकता है, ये दुनिया की सोच थी। और शायद अब बात ये थी, वो सिग्नल थे लेकिन वो क्लियर नहीं थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे शक था कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। वैसे तो 15 अगस्त 2021 के 1-2 दिन पहले हमारी वहां की कॉन्सुलेट बंद कर दी गई थी, और हमारे सब डिप्लोमेट वगैरह जो थे, राजनयिक अधिकारी वगैरह, वो सब लॉक लगाकर बिल्डिंग को वापस दिल्ली आ गए थे। तो हमारा वहां कोई नहीं था। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि बैक चैनल कुछ चल रहा था, जो अभी दिख रहा है, जो अभी देख रहे हैं हम। तो ये अचानक नहीं हुआ है। जो सब आज हम देख रहे हैं कि भारत के सारे एनालिस्ट है, पत्रकार, संपादक है, डिफेंस वाले हैं, वो सोच बैठे अचानक क्या हो गया। ये तालिबान का विदेश मंत्री यहाँ आता है, फिर पाकिस्तान ने कुछ हवाई हमला कर दिया, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीधे लड़ाई, जंग शुरू हो गई। ये अचानक हुआ, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं मानता हूं कि ये इसकी तैयारियां, या इसीलिए मैंने कल आपसे बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से 3.5 साल पहले ऑपरेशन तालिबान शुरू हो गया था, और उसका थोड़ा थोड़ा एक एक चीज आने लगी सामने। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ 6-8 महीने पहले बलूचिस्तान में गड़बड़ शुरू हो गई। तो ये बात होती है ना, ये सिग्नल क्लियर नहीं होती। देखो, हर जगह संजय राउत नहीं बैठा है कि कुछ करेगा नहीं, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करेगा।
तो खुफिया एजेंसी जो काम करती है वो कभी क्या किया है बताती नहीं है, करूंगा ये बताती नहीं है, और किया तो भी बताती नहीं है। आपको आपको जो किया है उसको आपको पता चलना चाहिए। सीधी लैंग्वेज में हम जिसको ब्लैकमेल बोलते हैं, खुफिया एजेंसी का काम क्या चलता है, ब्लैकमेल जैसा होता है। जिसको दुखता है वो तो बोल सकता है, लेकिन सीधे उंगली उठाकर आप पर आरोप नहीं कर सकता, उसको खुफिया एजेंसी का काम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा हो रहा है। आपको मालूम होगा कनाडा में हो, अमेरिका में हो, या और कहीं पाकिस्तान में हो, अलग अलग जगह पर अज्ञात लोग हमारे दुश्मनों को मारते हैं। तो ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताने वाली बात नहीं होती। हमारे यहाँ अगर कोई आकर कुछ गड़बड़ करता है, हम उसको अरेस्ट करते हैं, हमारी पुलिस कुछ सुराग मिल गया तो उसके वहां हमारे भी लोग होंगे। अब कौन होंगे, कैसे होंगे, उसका ऑपरेशन कैसे चलता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो स्टोरियां होती है वो मैंने बहुत पढ़ी है। और इसलिए मुझे उसी वक्त 4 साल पहले जब अमेरिकन लास्ट सैनिक वहां से निकल गया, तब शंका हुई थी कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन और एक बात होती है, मैंने एक चाइना का 2000 साल पुराना एक क्या बोलते डिफेंस एक्सपर्ट था, सन सू करके, उसकी किताब बहुत दुनिया मानी जानी मानी किताब है, आर्ट ऑफ वॉर। उसमें उसने एक बढ़िया बात लिखी है। वो कहता है कि जो जीतने वाले योद्धा होते हैं वो पहले जीत जाते हैं, फिर जंग में कूद जाते हैं। यानी उनके दिमाग में पक्का होता है मैं जीतने वाला हूं, तो ये रिस्क ले रहा हूं, ये रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मैं जीतने वाला हूं, और वो जीत जाते। और हारने वाले का भी वर्णन उन्होंने किया है कि जो बिना सोचे समझे जंग में कूद जाते हैं और कूदने के बाद सोचने लगते हैं कि अब ये जंग में कैसे जीतूंगा, वो हार जाते। तो आपको जी फर्क जी। समझेगा क्या है। 4 साल की मेहनत है, प्लानिंग है, उसके बाद आज तालिबान जो कर रहा है हम देख रहे हैं। तो उस वक्त की आपको 2021 की सबसे बड़ी बात की थी, शुरुआत कहां से हुई होगी। शुरुआत वहां से हुई जब हमने अफगानिस्तान को कोरोना का वैक्सीन भेजा था। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि कहां से कैसा शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता एक जाल बुना जाता है, नेट बुना जाता है कि भाई हमको ये करना है वो करना है, तो कैसे करे, ये चलता रहता है। और इसके लिए जो सिग्नल आते हैं, जो खबरें आती है, उसमें ढूंढना पड़ता है। हम कूड़ेदान में कुछ लोग प्लास्टिक या कागज या बोतल ऐसा कुछ डिब्बा ढूंढते देखते। हमको अगर खबरें समझनी है तो जो जो कुछ हमारा यूट्यूब चैनल हो या और कोई अखबार हो, कोई न्यूज चैनल हो, हर जगह को कूड़ेदान समझो और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें उठाओ, आपको खबर समझ में आने लगती है। फिर उसका जुगाड़ करो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पिक्चर आपके सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाव। लेकिन पाकिस्तान में लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं चल ही रही हैं भाव। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि पीओके में बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने, रेंजर्स ने उसको दबाने के लिए फायर तक खोल दिया था और उसमें 10-12 लोग मारे गए थे। और उधर चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, गिलगिट में, बाल्टिस्तान में लगातार कुछ ना कुछ चल रहा था। बल्कि जो केपीके में और बलूचिस्तान में, वहां तो सैनिकों की भरी हुई बसें और जो इनके वाहन होते हैं उनको उड़ा दिया जाता है। जफर एक्सप्रेस को वहां पर बंधक बना लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था, और क्या खून खराबा हुआ था सबने देखा है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो कुछ चल रहा है, इसको लेकर के वहां बैठे हुए कुछ समीक्षक और कुछ उनके मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तानी सेना के भी कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, वो हमेशा भारत को ब्लेम करने की कोशिश करते रहते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
नहीं, वो ब्लेम करते वो मैं गलत नहीं मानता। अगर हम उन पर आरोप करते वो हमारे पर आरोप करेंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन एक बात है कि आपकी भी गलती है। आपकी गलती का फायदा आपका दुश्मन उठाएगा। हमारी गलतियों का फायदा पाकिस्तान उठाता रहा है, तो पाकिस्तान की गलतियां होगी तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसका फायदा उठाएगी। वो मैं गलत नहीं मानता। गलत उनकी जो बयानबाजी चलती है उसको मैं वहां गलत मानता हूं कि ये उनकी गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं। अब देखो कि टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, ये कल भस्मासुर होकर हमको ही जला डालेगा, ये मीडिया ने बोलना चाहिए था। जब आप अजहर मसूद को छुड़वाने के लिए हमारा हवाई जहाज भारत का उठाकर दुबई से कंधार लेकर गए थे, और फिर वहां से आपने अजहर वो कौन था, अजहर, मौलाना अजहर, उसको आपने पाकिस्तान में लाया। उसने नई संगठना शुरू की, जैश मोहम्मद। उसको आपने आसरा दिया, उसको फाइनेंस किया। तो वो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट कर रहा था कि दुनिया भर एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के पास डॉलर आने वाले थे। तो जब ये चल रहा था तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की मीडिया ने उनका कान पकड़ना चाहिए था। गलत कर रहे हो आप आग से खेल रहे हो। अगर इधर उधर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान को ये आग लग जाएगी और हम भस्मसात हो जाएंगे। ये कहने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी मीडिया की थी, और वो जिम्मेदारी उस मीडिया ने, वहां के जो पत्रकार, संपादक, एनालिस्ट है, उन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसको मैं ब्लेम करूंगा। भारत पर आरोप करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे चलकर, अब देखिए 3-4 बार ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की कोशिश सीआईए ने की थी। इसके लिए आईएसआई को साथ में लिया था, तो आईएसआई ने सीआईए के साथ दगाबाजी की। आखिर में सीआईए ने आईएसआई को भी धोखे में रखा और सीधे डायरेक्ट कार्रवाई करके वो अबोटाबाद में कार्रवाई की थी। तो ये सब जो है वो छुपाने की कोशिश आप करोगे तो छुपने वाला नहीं है, और नुकसान अगर होना है तो आपका होना है। जो आज आप बोल रहे जहां हो रहा है वहां हो जाए, बलूचिस्तान में जो अत्याचार हो रहे पिछले बहुत सारे सालों से, उनके जमीन पर कुछ आप चाइना को दे देते हो, रोड बनाओ, ये बनाओ, और वहां का कुछ उनको नहीं मिल रहा है। सिंधु नदी का पानी जो जा रहा था उसका पीओके को कुछ फायदा नहीं, और सिंध को भी नहीं, सबका सब पंजाब वाले लूट जाएंगे। तो इसमें भारत ने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपकी पतलून को अगर छेद है तो दूसरा कोई उसमें उंगली डालेगा, तो वो छेद पहले बुझाओ, उधर रफू करो। अरे ये फाड़ फाड़ कर हमारा छेद था, ये तो पतलून फाड़ रहा है। लेकिन पतलून फाड़ने के लिए छेद था ना। तो मैं मानता हूं कि अगर पाकिस्तानी मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की गलती सबसे बड़ी है, वहां के चिंतक विचारवंत जो है उनकी अगर गलती है इंटेलेक्चुअल क्लास की, वो आर्मी और जो राजनेता है उनकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे। और जब आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तब जाके वो असीम मुनीर है उसको गाली दे रहे, शहबाज को गाली दे रहे, या किसको। देखो, पहली बात थी कि आपने नवाज शरीफ पर आरोप रखकर आर्मी ने जिस ढंग से नवाज शरीफ को भगाया था, उसके जगह उसके और पीपल्स पार्टी को दम देकर उनके बहुत सारे लोग तोड़े और इमरान के पार्टी में जोड़ने का काम आर्मी ने किया था। इमरान की पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी, और इमरान ओरिजिनल पॉलिटिशियन नहीं है। कम से कम नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या उनकी दो पार्टियां, मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी, ये पॉलिटिशियंस थे। आपने उनको खत्म कर दिया आर्मी ने। तो उस वक्त आर्मी को रोकने के लिए सावधानता का इशारा, अलर्ट देने का काम मीडिया का था, वो उन्होंने किया नहीं। इंटेलेक्चुअल क्लास का था, उन्होंने किया नहीं। वो उनकी बड़ी भारी गलती है। भारत तो ये करेगा, हम ना क्यों बोलेंगे, जरूर करेंगे। अगर आप हमको दुश्मन मानते हो तो हम आपको दुश्मन मानेंगे, और आपने जो आज तक हरकतें की है उसका बदला लेने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम वो ब्लेम का मैं इनकार नहीं करता, आरोप मैं मानता हूं,
सवाल ये है कि आप हमको इसके लिए संभावना खड़ी करके क्यों देते हो ऑन प्लेट? बहुत जो कुछ इस समय चल रहा है, आपने जो शुरुआती आपका वक्तव्य था उसमें अजीत डोभाल का जिक्र किया, और जब मेरी आपसे फ़ोन पर बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि शायद अमेरिका के ही किसी बड़े अधिकारी ने अजीत डोभाल के बारे में एक टिप्पणी की थी कि ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक एसेट्स हैं। तो अभी मैं सर्च कर रहा था शो में बैठने से पहले, तो ये एक प्रोग्राम में डोभाल साहब भी थे और तब के अमेरिका के जो राजदूत थे गरसेटी, वो बोल रहे थे। तो मैं ऑडियो सुनवा देता हूँ, एजेंसी का है, वो कॉपीराइट का इशू हो जाता है। उन्होंने क्या कहा था डोभाल साहब के बारे में, जरा वो सुने। When I look at the digital payments and financial tech, that India has leapfrogged the world to take the Tiwala who is in a village and now she gets a payment from a phone, make sure that she gets direct payments from the government, 100% of each one of those rupees. Or our National Renewable Energy Laboratory that was just here talking to states and local governments about the way we can use supercomputer power to run the simulations we need to make sure we can have 100% carbon-free power that is reliable and affordable. This is what this is about. Not just categories of work, but technology that protects, technology that connects, and technology that heals. You see, technology without values is meaningless. And values without technology is powerless. What I said is doing is bringing those two things together. I recently had a dinner with a bunch of multi-faith leaders here in India. We had Hindu and Sikh and Jain and Muslim and Christian leaders, Buddhist leaders. And one of them said, we hear all this talk about 4G and 5G, even 6G. But they said, here in India, we have something even more powerful than that, Guruji. And so underneath that, there actually was a comment that when we bring our values to this work and our intelligence to this work, we are an unstoppable force for good in our countries, for good in our world. So let's seize that model, let's reach beyond our grasp, and let's make ISET a reality. Thank you. और अजीत डोभाल को इसी प्रोग्राम में विश्व की संपत्ति बताना, ये कवर भी किया था नवभारत टाइम्स ने। इसमें कहा था कि उत्तराखंड के गांव का लड़का आज दुनिया की संपत्ति बन गया है। डोभाल के फैन हुए अमेरिकी राजदूत। डिटेल इसमें रिपोर्ट छपी हुई है। तो ये एक्चुअल में कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका जैसा देश का राजदूत दिल्ली में खड़ा होकर के अजीत डोभाल की प्रशस्ति करता है। वाकई एक एसेट हैं भारत के लिए भी, और अब तो कह सकते हैं कि दुनिया भर के देशों के लिए। जैसा आपने भी कहा था कि कई देशों के उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी आकर के डोभाल से मिले थे। बिल्कुल है। देखो ये क्या बोल गए, ये हमें अगर समझना है ना तो हमें पूरा का पूरा मेंटली इंडियन होना पड़ता है। ये क्या बोल रहे हैं, गुरुजी। बिल्कुल ठीक है। अब चाणक्य किसका गुरुजी था? चाणक्य किसका गुरुजी था? एक सामान्य घर के युवा को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, वो गुरुजी थे। और गुरुजी को अपनी पर्सनल आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं थी, और उन्होंने जिसको सम्राट बनाया उसको भी एक उदात्त कारण से सम्राट बनाया। और ये आइडिया, उदात्तता की आइडिया चंद्रगुप्त के दिमाग में थी, इसलिए वो साम्राज्य बन गया। तो हम वो उनकी तरीके से बोलेंगे, लेकिन हमको अगर समझना है तो इंडियन नेस से समझना पड़ता है। इंडियन नेस समझना पड़ता है इसमें कि डोभाल का इसमें पर्सनल लाभ क्या है, मुझे बोलिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देश का होगा और आगे चलकर 100 या 50 साल, 40 साल के बाद
लोग याद करेंगे, दुनिया याद करेगी। अजीत डोभाल नाम का एक आदमी था, ये इसकी सोच थी। आज की वर्ल्ड ऑर्डर उसकी सोच थी, जो मोदी ने करके दिखाई। समझे आप, चाणक्य और चंद्रगुप्त का रिश्ता जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, और दोनों में कोई एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है कि भाई तुम ये बने हो, मुझे मिनिस्टर का दर्जा दिया ही नहीं दिया। अब इधर आप मोदी और धनखड़ और मोदी और डोभाल, उसमें जो पर्सनालिटी क्लैश था वो समझ लो। मोदी की तरफ से कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसकी औकात नहीं होती, अगर वो उस पद पर आकर बैठेगा तो उसको बाकी शिष्टाचार प्रोटोकॉल याद आ जाते हैं। ये बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए ये सब आज पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। मुझे याद है, मैंने अजीत डोभाल का मुंबई में पोद्दार कॉलेज में एक लेक्चर था, मैं बहुत 12-15 साल पहले की बात है, तो उन्होंने बोल दिया था अगर दूसरा मुंबई हो गया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हट जाएगा। ये 15 साल पहले बोला था, जब वो इंसान किसी भी ओहदे पर नहीं था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, तब उन्होंने पोद्दार कॉलेज में मुंबई में बोला था अनदर मुंबई एंड पाकिस्तान दुनिया की नक्शे से हट जाएगा। और आज करके दिखा, उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो। तो ऐसे लोग जहां होते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अगर मोदी जी साथ ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये राहुल वगैरह के दिमाग में आ ही नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि ये समझ, देखो एक बात होती है, मैं मेरा एक आप खुद का एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक ऑफिस में काम कर रहा था और वहां एक लिफ्ट थी, चौथे माले पर, चौथी मंजिल पर उसका ऑफिस था। तो मैं कुछ था, मुझे नीचे जाना था, तो कोई आया था ऑफिस में और मैंने लिफ्ट में गया और बटन दबाया, अरे तो हिलता ही नहीं। वो पुराने जमाने की इमारत है, लिफ्ट भी पुराने जमाने का था। तो हमारी जो आदत होती है, हम अंदर का बाहर का दरवाजा फिर से ठीक करते हैं, जोर से धक्का मार कर लगाते, ये सब कर रहा था, लेकिन लिफ्ट हिल ही नहीं रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा साला क्या गड़बड़ है। ये मैं बुद्धिजीवी हूं ना, इसलिए मैं मूर्ख कैसे था उसका उदाहरण दे रहा। 2-3 मिनट ये सब चलता रहा, आखिर में मतलब मरने दो साला। मैं लिफ्ट से बाहर निकला, आकर बैठ गया, प्यून को बोला अरे यार पानी पिला जा रहा, पानी वानी पिया और वापस गया। लिफ्ट वही थी, मैं लिफ्ट में गया, बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जाने लगी। मैं परेशान हो गया, अरे 1-2-4 मिनट पहले कोई था। तो अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने देखा मैंने हाथ कहाँ रखा है, तो मैंने जी यानी ग्राउंड लेवल पर हाथ रखा था। और तब मेरे समझ में आया कि मैं चौथे मंजिल पर था और 4 नंबर का ही बटन दबा रहा था, लेकिन मशीन गलत होगा, मैं नहीं। मैं तो बुद्धिजीवी हूं, ईवीएम गलत होता है। ईवीएम गलत क्यों होता है? क्योंकि मैं बुद्धिजीवी हूं। समझे आप? मैं औरों का नहीं, मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन जो गलती हो रही थी वो मैंने समझने की कोशिश की। तो ये जो बदलाव हो रहे ये इनके दिमाग में नहीं आते, यहाँ के नहीं आते, वहां के नहीं आते। वो तो आज भी मोहम्मद पैगंबर के जमाने में जीना चाहते, हम मुसलमान है, हमारे में जज्बा है, ये है, वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। अरे वो तुमको कुत्ते की दुम भी नहीं मानते। क्या हुआ? एग्रीमेंट करके बैठे थे सऊदी के साथ, अफगानिस्तान ने हमला किया, आया सऊदी इनके मदद को? नहीं आया। और कौन सा मुस्लिम नेटो बनाया था, वो कहां गया जब अब अफगानिस्तान हम पर हमला कर रहा है? और ये समझ नहीं पा रहे। अरे जिस समय कोरोना के समय अगर भारत ने उनको वैक्सीन दिया है, अपना बनाया हुआ, फ्री दिया है, उसके बाद बहुत सारी मदद की है, तो ये वो मदद भूलकर आपके साथ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अरे जानवर भी, रास्ते पर पड़ा हुआ छोटा कुत्ता या कुत्ता एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम उनकी सेवा करते तो वो घर से जाना नहीं चाहता। हमें घर दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है।
मैं इंसानियत की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सजीव सृष्टि की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। आप जिसकी सेवा करोगे, जिसकी मदद करोगे, वो उसी तरीके से रिएक्ट होता है। आपने सोचा कि चलो अमेरिका गया तो यह हमारा 5वां सूबा हो जाएगा, यानी आपके दिमाग में क्या था? अफगानिस्तान नहीं था, आपके दिमाग में था कि जैसे बलूचिस्तान जबरदस्ती कब्जा किया, 2 पिस्तौल लगाए गए AK-47, अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा हो गया। यह आपकी सोच थी। लेकिन उस वक्त आपने सोचना चाहिए था, पाकिस्तान ने, कि भाई अगर इसने सोवियत यूनियन को हराया है, सोवियत यूनियन का साम्राज्य तोड़कर दिखाया, अमेरिका को भगाया है, तो हम किस खेत की मूली है, ये दिमाग ठिकाने पर आता। लेकिन सोचने को समय का है, हमारे में जज्बा है। जज्बा तो संजय राउत में भी है, जज्बा तो राहुल गांधी में भी है। होता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए आज पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि समझो किसी ऊंचाई से 5 मंजिला या 10 मंजिला बिल्डिंग पर से एक सामान भरी बैग गिर गई है, और सामान यहां वहां जो बिखरा है, अगर वो सामान बिखरा है और आप भी ऊपर से गिरे हैं, तो आप उठकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, सामान समेटना तो दूर की बात है। ये आज पाकिस्तान की हालत है, ये हालत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाव। और होने क्या वाला है इसका पाकिस्तान नहीं नहीं, का? एक बात और बता दूं आपको। वो जो सामान बिखरा हुआ है और मुझे उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, और कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई छोटा भिखारी आ गया और वो सामान उठाएगा तो ए तेरे को मारूंगा, ए तेरे को मारूंगा। अरे तू उठकर पैरों पर खड़ा हो, फिर मारना उसको। तब तक तो वो उठा के सामान लेके जाता है और तू कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी हालत में पाकिस्तान है, जोर शोर से धमका रहा है, लेकिन हाथ उठाने की ताकत नहीं, उठकर बैठने की ताकत नहीं, खड़ा होने की ताकत नहीं है, धमकाना जारी है। इसको बोलते हैं पाकिस्तान। भाऊ, यहाँ के कुछ कथित बुद्धिजीवियों के बयान में सुन रहा था, जब ये तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी आए हुए हैं उसको लेकर के, और जिस तरीके से टॉक्स हुई हैं एस जयशंकर के साथ उनकी, फिर वो देवबंद गए हैं, दारुल उलूम, वहाँ भी कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसको लेकर के जावेद अख्तर का भी एक बयान देख रहा था, कुछ दूसरे लोगों का भी। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि मेरा सिर जो है शर्म से झुक गया कि आप तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं एक्चुअल में जो 1998-99 की उस घटना और उस तालिबान को इन तालिबान में देख रहे हैं। तो भारत का जो ये स्टेप है मौजूदा तालिबान के साथ संबंध बनाए रखने का, और समय समय पर, ये केवल तालिबान से नहीं, वहां गवर्नमेंट किसी की भी हो, तालिबान की हो, करजई की हो, किसी की भी हो, लेकिन मैन टू मैन जो हमारा एक आपस में रिश्ता है, और जो अफगानिस्तान के नागरिकों में हमारी गुडविल भी है, हमने उनको पार्लियामेंट बना करके दी, हम लगातार उनको खाद्यान्न से लेकर के कोविड वैक्सीन तक लगातार भेजते रहे हैं। तो ये एक खास रिश्ता जिसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी रिएक्ट कर रही है। नहीं नहीं, ठीक है, उनके पास ध्यान मत दो। इनकी गर्दन झुकने के लिए ही ये पैदा हुए। ऐसा मुझे एक घटना दिखा कि गर्दन अभिमान से सीधी हो गई, ऐसा इन्होंने कभी बयान दिया है? ये बार बार, कठुआ में कुछ हुआ, इनकी गर्दन झुक गई, इधर ये हुआ, इनकी गर्दन झुक गई। तो ये अगर शर्माने के लिए ही पैदा हुए तो उनकी तरफ हम मुड़कर भी क्यों देखें? जिनको अभिमान, स्वाभिमान, अपमान, इसमें फर्क महसूस नहीं होता, तो इनसे, इनके बारे में बातें ही करना जरूरी नहीं। ये फुल्ली निगेटिव लोग हैं, और निगेटिव होना ही बुद्धिजीवी होता है, ऐसा इन्होंने मान लिया है। तो हम करें तो क्या करें? ना इनको हम समझा सकते हैं, ना इनकी बातें हम समझ सकते। तो उनकी बात छोड़ दो, उनके पास ध्यान मत दो।
इससे भी अच्छा है कि हमको देखने के लिए बहुत कुछ है, अच्छी चीजें है, सामने बहुत कुछ अच्छी चीजें है। मैंने बार बार मैं वो योगी आदित्यनाथ के बयान के सराहना करता हूँ। उन्होंने बोला था ना कि उधर कुंभ में बहुत कुछ थोड़ी इधर उधर गड़बड़ हो गई, तो बोले हाँ ठीक है, सुअर है उसको खिचड़ी दिखाई देगा, भक्त आएगा उसको गंगा जल दिखेगा। गिद्ध, ये जो क्या बोलते हैं आप, गिद्ध बोलते हैं, उसको तो मरे हुए मुर्दे ही दिखाई देंगे। तो क्या करें? तो इनके पास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आज तक की क्या था कि इन्होंने मीडिया को कवर करके रखा था। अब कल परसों की बात है, हमारे यहाँ मराठी सोशल मीडिया में बहुत बड़ा बवाल हो गया। शोभा डे इनकी ही कैटेगरी की है। जी जी। ये आदित्य ठाकरे के साथ गोरेगांव में आर्य कॉलोनी के पास खड़ी हुई थी। वी डोंट वांट मेट्रो, वी वांट क्या पोलराइजेशन नहीं चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए। और वही बेशरम औरत कल परसों जब अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उसमें जाकर फोटो निकालती और सोशल मीडिया पे जाते, हुर्रे मेट्रो इज हियर। तो ये बेशरम होते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में पैदा होते हैं, इसलिए हमारी गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिए। हमें हमें शर्म किसी जावेद अख्तर का या शोभा डे, ऐसे राजीव सरदेसाई, ऐसे लोगों का नाम लेने से हमारी गर्दन शर्म से झुकनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कलंक है, कलंक है हमारे लिए। जिनको अच्छी बातें वो देख नहीं पाते, और देखे तो उसमें भी गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो छोड़ दो, उनको मत देखो। देखो गारसेटी आकर इतना अच्छा बयान आपको दे रहा है, आपने मुझे दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया, उसमें ये गंदगी लाते हुई क्यों? इनको देखना बंद करो। मैंने मेरे इसमें कमेंट इसीलिए बंद रखे कि वो गंदगी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ना लिखो तो कोई बात नहीं। जो मैं मानता हूं ना कि हमने मास्क क्यों लगाते थे कोरोना में, कोरोना में सोशल डिस्टेंस क्यों था, कि गंदगी ना आए, हमारे रिश्तेदार आए, हम पर प्यार करने वाले, हमसे प्यार करने वाले लोग हमको जरूरी चाहिए थे, लेकिन मुंह पर मास्क था और डिस्टेंस जरूरी था। वो ऐसे लोगों से सोशल डिस्टेंस जरूरी है। ये मेंटली, बुद्धि पात्र, बौद्धिक लेवल पर ये कोरोना के ही वायरस है, वो अच्छा नहीं देख पाते। अच्छा, कोरोना का वायरस क्या होता है? कोई भी वायरस क्या होता है? वायरस वो होता है, वो खुद कुछ पैदा नहीं करता, वो आपकी जीव पेशी, मांसपेशी लेकर उससे और वायरस जनरेट करता है। तो उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। अपने आप अब सुदृढ़ रहेंगे, स्वास्थ्य स्वस्थ रहोगे और तरक्की करोगे। मैं इनके पास ध्यान देता नहीं। भाव एक और विषय है, उस पर जरा डिस्कशन करें। आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुर्खियां बना हुआ है। ट्रंप ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनकी राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो नए राजदूत गए हैं, सर्जियो गोर, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मोदी जी ने उनसे कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से प्यार करता हूं। उन्होंने साथ में यह दावा भी कर दिया कि भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इतने झूठ बोल चुके हैं, अगर कोई संतुलित व्यक्ति हो तो उनके किसी भी बयान, किसी भी दावे पर यकीन नहीं करेगा, सहज तौर पर तो करेगा ही नहीं। वो पुतिन के बारे में बहुत झूठ बोल चुके, वो कई वॉर रुकवाने के मामले में, वो जो नोबेल पीस प्राइज देती है उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए 40 बार ये कह चुके कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, तमाम तरह की बातें कह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत यकीन है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे वो पत्थर की लकीर है। इतना बड़ा विश्वास ट्रंप के ऊपर इनका। उनका खुद पर नहीं होता, उनका दूसरों पर विश्वास होता है। उनका खुद पर विश्वास कहाँ है? और उनके दिमाग में अगर मोदी के लिए बहुत बड़ा नफरत और तिरस्कार है तो उसको गाली देगा वो, उनको सच लगेगा, वो उसको टूट पड़ेंगे वो।
और क्या है उस पर? हमने पिछले 10 सालों से इसी पर चर्चा कर रहे कि भाई सुअर है वो कीचड़ में क्यों जा रहा है, कीचड़ में क्यों जा रहा है, कीचड़ में क्यों जा रहा है? तो वो सुअर है, ये समझ लो। मैं ऐसे ही आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे करता था। तो मेरा एक दोस्त है, तो एक दिन अच्छा दोस्त था, अभी जिंदा नहीं है, वो गुस्सा हो गया। तो मैं जैसे राहुल गांधी जैसे एक हमारे संपादक थे, दिमाग कम था, मंदबुद्धि थे, तो उनके बारे में जोर शोर से बोल रहा था। तो वो दोस्त मेरा बोला, सोपारकर नाम था उसका, बोला तू गधा है। मैंने बोला मैंने क्या गलती उसकी है? बोला बिल्कुल गलती उसकी है, लेकिन गधा तू है। तो मैंने बोला क्यों? तू बैल का दूध निकाल रहा है, वो बैल है वो मान ले, दूध नहीं निकलेगा। हम कांग्रेस को बैल मान ले, गधा मान ले, तो काम खत्म हो जाता है ना। ये गलत ही सोचेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, मुझे एक किसी इंटरव्यू में पूछा था कि क्या मोदी किसी को भी नहीं डरेंगे, मोदी कभी भी नहीं डरेंगे? मैंने बोला बिल्कुल डरेंगे, मोदी बिल्कुल डरेंगे। तो बोला कैसे? जिस दिन राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त वगैरह लोग उनकी सराहना करने लगे, गुणगान करने लगे, मोदी की नींद उड़ जाएगी, यार क्या गलती कर रहा हो। समझे आप? तो ये बात होती है कि राहुल गांधी या उनके जैसे लोग अच्छा स्विमिंग पूल है वहां तैरना शुरू कर देंगे तो मुझे शक होगा कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये स्विमिंग पूल नहीं है, या तो ये राहुल गांधी नहीं है। क्योंकि जिनको कीचड़ में ही नहाना अच्छा लगता है वो यही करेंगे। अब उनके लिए कीचड़ जो प्रोवाइड करेगा वो उनकी पसंद होगी। इससे ज्यादा उसका विश्लेषण करने की जरूरत ही नहीं है। वो नफरत में डूबे हैं। अब जो नफरत करने को ही मोहब्बत की दुकान बताते हैं, जो दुकान नहीं चली वो उनको अभी तक पता नहीं चला है कि मैं बेच रहा हूं वो तो नफरत थी, इसलिए दुकान बंद करनी पड़ी। ये भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उन पर चर्चा करे तो क्यों करे, उससे भी अच्छे लोग हैं। और जो अच्छी चीजें हैं वो ढूंढते हैं ना, वो गारसेटी आपने ही बोला कि उन्होंने जाकर जिस पर हम चर्चा नहीं करते वो डोभाल पर वो चर्चा कर रहा है। बिल्कुल। तो वो फर्क होता है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इनका बयान जो है ये लिखते हैं कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को भारत के फैसले लेने और घोषित करने की अनुमति दे दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप द्वारा बार बार की गई अनदेखी के बावजूद पीएम उन्हें बधाई संदेश भेजते रहते हैं और वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई। और इन्होंने ये भी दावा किया कि साहब ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का जो रुख था उसका भी मोदी जी ने विरोध नहीं किया। मतलब इनको ये 15 दिन विदेश में रहेंगे और उसके बाद आकर के यहाँ इसी तरह का रायता फैलाएंगे। कोई रायता नहीं फैलाते, पहली बात ध्यान में रखो। आप भी, मैं मानता हूं कि चैनल देखना बंद करो, अखबार देखना बंद करो, वो रायता है ही नहीं। देखो आप खाना खाते हो तो रायता आपके प्लेट में आता है। अब जिसको रायता बोल रहे हो वो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, गटर में पड़ा हुआ है, गटर में पड़ा उसको रायता नहीं बोलते, वो कीचड़ होता है। तो वहां देखो ही नहीं तो आपको रायता फैला है वो दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हम खामखा इन पर अपना दिमाग क्यों खराब करें ना। मैं उनसे दूर रहता हूं। आपने दिखाया, मैं तो इनका वीडियो देखता तक नहीं। हाँ, मैंने आपको बोला ना कि ऐसे वीडियो हो, सोशल मीडिया हो, मैं 14 तारीख के बाद देखूंगा। ये अपने ही सर दीवार पर पटकते हुए देखने में मुझे मजा आता है। मैं नहीं देखता इनको, और जब देखता हूं तो ये मूर्ख आज क्या मूर्खता कर रहा है, इसलिए मैं रिलैक्स होने के लिए देखता हूं। उस पर सीरियस होकर उस पर चर्चा करने के लिए मैं देखता ही नहीं।
क्योंकि आम आदमी इस देश का इतना सयाना हो चुका है कि इन्होंने इनका चैनल देखना बंद कर दिया। एक एक सब रास्ते पर आ गए ना, सब यूट्यूब पर आ गए, नहीं तो कल के हीरो थे। क्यों आ गए? क्योंकि लोग उनको देखना बंद कर चुके हैं। हमारे मराठी में एक बहुत बड़े कवि थे जिनको आधुनिक वाल्मीकि बोला गया, गदी माडगुळकर। बहुत सारे फिल्मों के गाने वगैरह उन्होंने लिखे, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो उनका एक गाना है, बहुत 70 साल पुराना फिल्म का गाना है, उसकी एक लाइन बताता हूँ। उम्बरातले कीड़े मकोड़े उम्बरी करती लीला। जो औदुंबर का पेड़ होता है, उसका जो फल होता है, वो फल पकने के बाद अगर खोलते हैं तो उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े निकल आते। जी जी। लेकिन वो जो बंद होता है, ये सब राहुल गांधी वगैरह उस फल के अंदर के कीड़े मकोड़े हैं, और उसमें वो जो लीला करते हैं, उनको लगता है हम दुनिया के राजा हैं, लेकिन उनकी दुनिया कितनी छोटी है देखो। तो उम्बरातले कीड़े मकोड़े उम्बरी करीती लीला, यानी उसके अंदर ही उनकी दुनिया समेटी हुई है। राहुल गांधी को सऊदी में क्या हो रहा है, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हो रहा है, और शर्म अल शेख में 14 देश मोदी को रेड कारपेट से बुला रहे, मोदी नहीं जा रहे, वो नहीं दिखाई देता। क्यों? उनकी दुनिया उस फल में छुपी है, जिस फल का नाम मराठी में हम उसको उम्बर बोलते, मतलब औदुंबर बोलते हैं। तो वैसे ही इनकी ट्रंप नाम का जो फल है, उसके अंदर ये बैठे कीड़े मकोड़े बनकर, और उधर लीला कर रहे, करने दो, उसमें क्या है। और ये तो साहब बहुत, मतलब वॉशिंगटन बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रधानमंत्री नहीं गए। अभी शर्मल शेख में बुलाया कि शांति समिट हो रही है, इसमें आ जाइए, प्रधानमंत्री नहीं गए। यानी वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेज रहे हैं, बहुत सख्त मैसेज भेज रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। बिल्कुल डरे हुए, जिन्होंने वो 4 दिन में, सपना नहीं कर सकते, ट्रंप बिल्कुल की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते। जिन्होंने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, इनका दिमाग अगर कमजोर है तो सब चीजें कमजोर हो जाती है ना। तो उसको वैसा ही छोड़ो, उसको जिंदगी खुशी में जीने दो कि भैया तुम तो जीत गए, जीत जाओ। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। राज कपूर के फिल्म का गीत याद करो, बिगड़े दिल शहजादे, सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। वो तो आप हैरान मत हो, वो सूरत देखो नहीं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कल कल रात तो पटना एयरपोर्ट पर बहुत अच्छा सीन क्रिएट हुआ। कांग्रेसी आपस में भिड़ गए, टिकट को लेकर के एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे थे, और सीटों का तालमेल ही नहीं हो पा रहा है, अभी तक भी नहीं हो पाया। ये यहाँ गाल फुला के बैठे हैं, लालू और तेजस्वी वहां गाल फुलाए बैठे हैं। नहीं होगा। देखो, इसलिए मैं अगर मोदी मुझे अच्छे लगते, मोदी का समर्थन करता हूं, तो मैं उनको फॉलो भी करता हूं। अगर मोदी राहुल को इग्नोर कर रहे तो हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी छोटी मोटी कुछ एनर्जी है। ये राहुल पर क्यों वेस्ट करे? राहुल पर वेस्ट मत करो, उसके जगह कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उन पर एनर्जी। देखो, ये चिदम्बरम भी, आपका थरूर परेशान हो चुके हैं ना, इससे और क्या चाहिए आपको? लगातार भगदड़ मची हुई है बाबू, वहां इतने लोग जा चुके छोड़ करके। बाबू बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।